तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज फिर से हमारा डिस्कशन होने वाला है द कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में। हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। आज हम चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं जो बात करता है पेमेंट ऑफ वेजेज का। यहाँ पे जो सेक्शन डिस्कशन होने वाला है वो 15 to 25 सेक्शन डिस्कशन ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वहाँ पे मैं बस आपको एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि किस टाइप का एमसीक्यू पूछा जा सकता है ये आपके माइंड में पिन हो जाए, ताकि आप जब खुद से पढ़ो तो आपको आइडिया रहे कि एमसीक्यू कैसे फ्रेम हो सकता है और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान से सुनना है, इसके बाद एमसीक्यू को आंसर करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो अगर आपको देखना है तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के पीडीएफ के लिए। पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे हो जाती है शेयर करने में, बट आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहोगे तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पीडीएफ की तरफ चलते हैं जो गजट है हमारी गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट गजट नज़र आ रही है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपको चैप्टर 3 नज़र आ रहा होगा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस। तो पहला जो सेक्शन है इसका 15 नंबर, दैट इज मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। किस मोड में पेमेंट किया जाएगा, तो सारा चीज़ें मेंशन कर दिया गया है। आप कॉइन दे सकते हो, करेंसी दे सकते हो, जो कॉइन और करेंसी चल रही है करंट में। ऐसा नहीं कि पुराना नोट देके उसको बेवकूफ़ बना दिए। इसके बाद आप उसके बैंक अकाउंट में दे सकते हो, उसको चेक दे सकते हो। तो मतलब किसी भी टाइप से आप सैलरी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और ऐसा ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। आप चाहो तो पूरा एक्ट भी पढ़ सकते हो। जो हमारा सेक्शन नंबर 16 है ये बात करता है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। ऑलरेडी हमने इसके फिक्स करने की बात इससे पहले भी किया हुआ है, यहाँ पे भी फिक्सेशन की बात किया गया है। तो एम्प्लॉयर जो होता है ना वो पीरियड फिक्स कर सकता है, जैसे डेली, वीकली, मंथली, इस टाइप से पीरियड वो फिक्स कर सकता है कि किस पीरियड में आपको देना है। क्वार्टरली भी फिक्स कर सकता है, जैसे भी देना वो फिक्स कर सकता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे कंस्ट्रेंट रखता है एमसीक्यू वहाँ से बनता है। तो ये है आपके एमसीक्यू वाला कि वो कितना मैक्सिमम पीरियड है जिससे ज़्यादा हम सैलरी का ड्यूरेशन फिक्स नहीं कर सकते। ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते कि तुम 1 साल जॉब करो, तुमको 1 साल बाद सैलरी दे देंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन है 1 मंथ का। इससे कम का आप डेली भी फिक्स कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो और मंथली तो कर ही सकते हो। जो आपका सेक्शन यहाँ पे 17 नजर आ रहा है वो बात करता है टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेज। मतलब आपने एक बार वेज फिक्स कर दिया तो फिर कब दोगे। जैसे आपने डे वाइज फिक्स किया है तो कब दोगे, सुबह दोगे, दोपहर को दोगे पैसा या शाम को दोगे, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने भी क्वेश्चन बनाया है तो ध्यान रखें। अगर आप डेली वाला है तो जब शिफ्ट उसकी एंड हो जाएगी तब आपको पैसा देना है। अगर वीकली है तो लास्ट वर्किंग डे, अगर छुट्टी आती है लास्ट वर्किंग डे पे तो उससे पहले वाले दिन आपको दे देना है, छुट्टी से पहले वाले दिन, ठीक है। अगर क्वार्टरली है तो सेकेंड डे आफ्टर द एंड, जब वो एंड होता है उसके सेकेंड डे देना है। अगर ये आपका मंथली है तो 7 डेज आपको टाइम पीरियड मिलता है, मंथ खत्म होने के 7th डे तक दे सकते हो। अगर हॉलीडे है तो उससे पहले देना पड़ेगा, बट रूल्स बनता है देने को। तो क्या ही चल रहा है, कंपनी वाले पूरे 2-2, 3-3 महीना डिले कर रहे होते, बट पता नहीं कौन इंस्पेक्ट करता है, कैसे करता है, कुछ पता नहीं चलता है। खैर आपके भी नॉलेज में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहाँ पे वेजेस 2-2, 3-3 महीने तक रुके रहते हैं। लेबर कह रहे थे भाई पैसे दे दो, घर पे काम नहीं चल रहा है, बट नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर रोका रहता है। जो आपका यहाँ पे सेकंड है, इसका सबसेक्शन सेकंड है, वेयर द एम्प्लॉय हैज़ बीन रिमूव्ड, डिसमिस्ड या फिर रिजाइन। अगर आपने अपने सर्विस से रिजाइन कर दिया, आपको निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया आपको, तो आपका पैसा तो उनके पास रहेगा ना। तो वो विदिन 2 डेज ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को देना है। ये आपका राइट्स है, आप जानते हो, ठीक है। लेबर की बात कर रहे हैं हम। आप जो देख रहे हो शायद आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगे या फिर दूसरी एम्प्लॉयमेंट होगा, वो मैनेजरियल लेवल का होगा, तो वहाँ पे ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 डेज के अंदर पे करना होगा। जो सब सेक्शन 3 है ये बात करता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंसर्न इन द सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 है, ये सबसेक्शन 2 है
कि अगर मान लीजिए कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कोई अदर रूल्स बना देती है तो वो भी चलेगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लिए कुछ ऐसा टाइम फिक्स करती है तो वो भी चलेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फिक्स करती है तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन 18 है, डिडक्शन विच मे बी मेड फॉर्म ऑफ द वेजेस, मतलब जो आपके वेजेस से डिडक्शन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो पहली बात तो यही किया गया है कि ऐसा कोई डिडक्शन आपको नहीं करना है जो कि इस कोड में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इस एक्ट में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। जो डिस्क्राइब्ड है उतना ही आपको डिडक्शन करना है। एक चीज और कहा गया है कि कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है तो उसको डिडक्शन कंसीडर किया जाएगा कि आप कोई किसी न किसी टर्म में उसका डिडक्शन कर रहे हो। जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ज़्यादा पैसे दिखाती हैं, पैसे कुछ वापस मांग लेती हैं, किसी भी फॉर्मेट में एम्प्लॉय आपको एम्प्लॉयर को पैसा दे रहा है तो वो एक तरह से डिडक्शन कंसीडर किया जाएगा। अब इसका रेफरेंस क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ये रोकना चाह रही है कि कहीं पे अनवांटेड इस तरीके से ज़्यादा पैसा ना दिखाया जाए। ऐसा ना हो कि अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, लोग 20,000 सैलरी देंगे, उसमें से 10,000 वापस ले लेंगे। हालांकि इतना तो वेजेज में आता नहीं, मान लीजिए मैक्सिमम 15,000 है तो 15,000 देते हैं, उसमें से 5,000 वापस लेते हैं, एक्चुअल सैलरी 10,000 है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। इसका जो सब क्लॉज बी है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई अगर आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, या आपका डिमोशन हो गया, लोअर पोस्ट पे आ गए, आपका सस्पेंशन हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो गई और सैलरी कम हो गई तो उसको डिडक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के, जैसे हर गवर्नमेंट का अपना अपना रूल होता है, कहीं पे ऐसा रूल फ्रेम किया गया है कि इन चीज़ों को आप डिडक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप उसके हिसाब से जो चीज़ें वहाँ पे एक्सक्लूड किया गया रहेगा आप उसको डिडक्शन में इंक्लूड नहीं करोगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे सस्पेंशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अगर ये सब रोक दिया है कंपनी ने तो आप ये नहीं कहोगे कंपनी मेरा पैसा डिडक्ट कर रही है और उसके ऊपर केस कर दें। ठीक है, डिडक्शन के ऊपर कंपनी के ऊपर भी लिमिटेशन है कि वो किस चीज़ के लिए डिडक्शन कर सकती हैं, और आपके ऊपर है कि किस चीज़ को डिडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे सब क्लॉज 2 है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिडक्शन के रूप में मेंशन किया गया है। डिडक्शन फ्रॉम द वेजेज एंड एम्प्लॉय शैल बी मेड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। ये डेफिनेटली इसके कोड के हिसाब से ही होगा। मेड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पज, किस किस पर्पज के लिए डिडक्शन किया जा सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया गया या किसी भी टाइप की चीज़ें लगा दी गई तो कहाँ से काटा जाएगा? आपकी सैलरी से काटा जाएगा। आपने कुछ कंपनी का नुकसान कर दिया है, आपकी वजह से कंपनी का कुछ लॉस हुआ है, तो वो अगर उनको एक्वायर करना है तो कहाँ से करेंगे? आपके सैलरी से करेंगे। नेक्स्ट है जो आपका, जैसे आप ड्यूटी में एब्सेंट हो तो डेफिनेटली वो काटा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। डैमेज लॉसेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया, कहीं पे कोई हाउस एमिनिटी या फैसिलिटी दिया जा रहा है तो उसका डिडक्शन होगा, एमिनिटीज़ का भी डिडक्शन होगा। तो इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप पढ़ पाओगे। कोई लोन दिया है आपने, मतलब कंपनी ने आपको कोई लोन दिया है या कंपनी के बेस पे आपने कोई लोन लिया है तो उन सारी चीज़ों का डिडक्शन होगा। तो ये डिडक्शन मेंशन किया गया है कि किस किस चीज़ के लिए आप डिडक्शन कर सकते हो। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं, उस पर क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब क्वेश्चन उस पर नहीं बनेगा क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हैं। इन जनरल सारी चीज़ें मेंशन किया गया है वहाँ पे। चलिए, जो हमारा सेक्शन 19 है ये फाइन की बात करता है। ठीक है, तो फाइन किस किस चीज़ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर दिया है। बाकी आप एक्सक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड करना है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कितना फाइन हो सकता है, मैक्सिमम कितना फाइन हो सकता है? तो मैक्सिमम फाइन किसी भी एम्प्लॉय पे 30% आप उसके वेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। जितना वो कमा रहा है उसके 30% से ज़्यादा आप उसके ऊपर फाइन नहीं लगा सकते। दूसरा, 15 ईयर से कम एज का कोई बच्चा है, 14 ईयर तक आप काम कर सकते हो, 14 ईयर से स्टार्ट होता है, तो 15 ईयर से कम का है बच्चा तो आप उसके ऊपर फाइन नहीं लगा सकते। 15 या उससे कम के बच्चे के ऊपर कोई फाइन नहीं लगा सकते। वो माना जाता है बच्चा है, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया तो आप उससे वसूली नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों पॉइंट स्पेसिफिक हैं। चलिए, सेक्शन नंबर 20 की बात करते हैं। डिडक्शन फॉर द अब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी। अगर आप ड्यूटी से अब्सेंट हो गए हो तो जितना टाइम के लिए अब्सेंट हो गए, अगर कोई पार्ट ऑफ टाइम है, होल डे है, जितना टाइम के लिए आप अब्सेंट हो गए उतना ही डिडक्शन होगा। वेरी सिंपल इज दैट। तो ऐसा कुछ डिस्कशन के लिए इसमें है नहीं। चलिए, क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर 21 है उसकी बात करते हैं। डिडक्शन फॉर द डैमेज और लॉसेस, इससे पहले भी मेंशन किया गया था जो आपका सेक्शन
18 था, तो वही 18 का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि 18 के किस सेक्शन के किस सब सेक्शन में वो चीज़ें मेंशन किया गया है। तो वो डेफिनेटली जितना का डैमेज होगा उतना ही का आपसे कंपनी रिकवरी करेगी, नहीं तो वही बताया गया है कि कंपनी का जितना डैमेज है उतना ही की रिकवरी करेगी। तो वो सारी चीज़ें मेंशन है, वो रजिस्टर में भी ये सारी चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा। चलिए, जो आपका सेक्शन 22 है वो बात करता है डिडक्शन फॉर द सर्विस रेंडर। जो आप सर्विस दे रही है कंपनी उसके लिए डिडक्शन करेगी, जैसे एकोमोडेशन कहीं पे दे रही है, हाउस अलाउंसेस कोई अम्यूनिटी दे रही है, वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो सेक्शन नंबर 24 है ये एडवांस पेमेंट की, कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, आपने उसको एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने से पहले पैसा दिया है, तो उसका डिडक्शन आप कर सकते हो जब फर्स्ट पेमेंट उसकी आएगी तब से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 24, डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ लोन, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एज सच कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। 25 जो हमारा लास्ट सेक्शन है आज के चैप्टर का, ये बात करता है कि इस चैप्टर में जो भी प्रोविजंस हमने पढ़े हैं वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट कुछ अप्लाई करना चाहती है तो उसको नोटिफाई करके अप्लाई कर सकती है, बट ठीक है, जब तक नोटिफाई नहीं होगा तो जो भी चीज़ें हमने डिडक्शन, लोन, हाउस का, फाइन का, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाई नहीं होगी, मतलब गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होगी, सरकारी कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंड हो गया। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, बट अभी उससे पहले हमको सॉल्व करना है आज के बेस पे MCQ। तो चलिए MCQ की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब 2 बार स्टेटमेंट लिख दिया हूँ, समझ जाना आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत है, ये वाला को कर दो आप कट। पहला है द एम्प्लॉयर कैन फिक्स द वेजेस फॉर पीरियड ऑफ डेली, डेली फिक्स कर सकता है वो, वीकली, मंथली, बट ईयरली नहीं कर सकता। पहले मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो होता है वेजेज का वो मंथली हो सकता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये पेमेंट की बात करता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कब पे किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, इसको ध्यान रखना आप, जब शिफ्ट अगर डे बेसिस पे फिक्स किया है आपने एम्प्लॉय को तो शिफ्ट खत्म होने के बाद पैसा देना है, वीकली किया है तो वर्किंग डे से पहले देना है, मतलब वर्किंग डे खत्म होने लास्ट वर्किंग डे पे देना है, और अगर 15 डेज पे किया है तो सेकेंड डे आफ्टर द एंड देना है आपको, और अगर मंथली किया है तो 7 डेज, मतलब जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसके 7 डेज। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, पहले हमने देखा था। थर्ड, वेयर एन एम्प्लॉय हैज़ बीन रिजाइन, रिमूव्ड, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कंपनी बंद हो गई, आदमी ने खुद रिजाइन कर लिया, आपने उसको हटा दिया कंपनी से, तो आप उसका पैसा कब दोगे, तो 2 वर्किंग डे में आपको देना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 है, हु कैन चेंज द मिनिमम टाइम लिमिट फॉर द वेज पेमेंट ऑफ द वर्कर आफ्टर हिज रिमूवल और डिसमिस और रिजाइन, कौन चेंज कर सकता है, मतलब जो 2 डेज दिया गया है कि अगर वो रिजाइन करता है तो विद इन 2 डेज के आपको पेमेंट करना है, तो इसको कोई चेंज भी कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट एज ए होल, ठीक है, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसीडर एज डिडक्शन फ्रॉम द वेजेज ऑफ एम्प्लॉय, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिडक्शन में नहीं आता है, जिसको डिडक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पहला आपका एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, क्या कहा जाएगा, डिडक्शन ही कहा जाता है उसको, ठीक है। प्रमोशन आपका रुका हुआ है, इंक्रीमेंट रुका हुआ है, ये डिडक्शन में नहीं आता है। रिडक्शन टू द लोअर पोस्ट, मतलब लोअर पोस्ट या सस्पेंशन हो गया आपका, उसकी वजह से सैलरी कम हो गई, तो उसको भी डिडक्शन में नहीं आता है। तो ये दोनों डिडक्शन में नहीं आते हैं, मतलब यहाँ पे आपको रहना चाहिए कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसीडर, मतलब कंसीडर होना चाहिए, नॉट को हटा देते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन गलत दे दिया गया है, तो 1 यहाँ पे अगर नॉट को हटा देंगे तो हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 6 है, मैक्सिमम फाइन ऑन द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट, कितना हो सकता है, उसके वेजेस का 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और किसको आप फाइन नहीं कर सकते हो, तो 15 ईयर से कम या 15 ईयर तक के बच्चे को आप फाइन नहीं कर सकते उसकी गलती के लिए, या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का फाइन, ठीक है, जो भी इस एक्ट में मेंशन है। तो यहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाओगे कि आपने कितना अच्छा किया है, और यहाँ पे आंसर है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।